चैनल द्रविड़ सर मैथ्स वाले। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कैलकुलस, जिसमें तीन मेन टॉपिक हमारे पास में होते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन और तीसरा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों टॉपिकों से बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का स्कोरिंग और टफेस्ट टॉपिक है। लेकिन कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसका यूज़ सिर्फ केवल 12th लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि जब आप आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कैलकुलस का आपको एडवांस फॉर्म जो है स्टडी करना पड़ता है। तो इसी डर को मिटाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैलकुलस का रोड मैप, कि किस तरह से आपको कैलकुलस की स्टडी करना है, एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलस किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए और कैसे आप उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, किन किन टॉपिकों को आप देखेंगे, जिससे आप आसानी से कैलकुलस को इजी वे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी फार्मूले का डिस्कशन करने वाले हैं। हम सिर्फ ये जानेंगे कि कैलकुलस को किस तरह से पढ़ा जाए और कैलकुलस में किस तरह से हम प्रिपेयर हों कि हमें आगे दिक्कत ना आए। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें कैलकुलस की प्रिपरेशन करना है। कैलकुलस एक रोड मैप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द्रविड़ सर मैथ्स वाले। आज इस लेक्चर में हम किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये जानने वाले हैं कि 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में, एक 12th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में होता है जिसे हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये मैथमेटिक्स का, जो कि 12th बोर्ड में 35 से 40 नंबर का ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आप लोग जो है 11 की एग्ज़ाम पास करके 12th में जा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ साथ जेई की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। तो उसी के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वाला जो पार्ट है कैलकुलस का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ ना आपको 12th की एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जब आप आने वाले टाइम में कॉलेज में जाएंगे, आइदर इन इंजीनियरिंग कॉलेज और कोई भी साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई स्ट्रीम पकड़ते हैं, बीसीए करते हैं या बीएससी करते हैं, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस का एक एडवांस फॉर्म पढ़ने को मिलता है। लेकिन 12th में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स केवल पढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं, हमारे कंसेप्ट्स को अधूरा रखते हैं, जिसके कारण से कॉलेज की पढ़ाई में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल पैदा करता है। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि एक तो 12th के लिए आप 35 से 40 नंबर से कैलकुलस करके आप कैसे ऑप्टेट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है क्योंकि आगे की जो आपकी पढ़ाई होगी उसके अंदर मैथ्स में कैलकुलस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसका एडवांस फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग करें या किसी दूसरी स्ट्रीम में अगर जाएं जहाँ पे आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा कि कैलकुलस का जो रूट है वो क्या है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि जब आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलस पढ़ना, तो कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक एल्जेब्रा आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, नंबर 1 चीज़। उसके बाद में फंक्शंस जो आप 11th के अंदर पढ़ते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत सारे सॉल्व करना है। आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की एक तो आइडेंटिटीज ये पूरी अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, फार्मूला कन्वर्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, फार्मूला कन्वर्शन जो होता है
ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपको साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालना है या फिर कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आप कहाँ से निकालेंगे इसको, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे साइन 3x का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा या फिर कॉस 3x का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपको साइन क्यूब एक्स की वैल्यू भी मिल जाती है और कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू भी मिल जाती है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले, सारी आइडेंटिटीज़ और कन्वर्शन ये आपको अच्छे से आना जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास में आता है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट के कंसेप्ट आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ के रखे हुए हैं। वो सारी बेसिक लिमिट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन से लिमिट की क्या वैल्यू होती है और कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट करती है वो। क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका अगला टॉपिक आता है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर आपको जो है लिमिट का यूज़ करके फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना होगा। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, और बिना लिमिट के ये कंटिन्यूटी जो है सॉल्व नहीं होती है, तो ये आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में जब आपका ये कंटिन्यूटी का काम हो जाए तो फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स, बेसिक फार्मूले सारे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास में रूल होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 जो रूल है, एक तो आपका प्रोडक्ट रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल का, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद में डिवीज़न रूल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नंबर 3 पे आपको चेन रूल पता होना चाहिए। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये चेन रूल जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए भी काम आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंटीग्रेशन, वहाँ पे भी आपको काम आता है। ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशिएशन के अंदर ये रूल होने के बाद में, मतलब आपको कौन कौन से रूल्स के अंदर पढ़ना है डिफरेंशिएशन के अंदर? डिफरेंशिएशन में आपको जो पढ़ना है बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनके डिफरेंशियल कैसे होते हैं इसके रूल अभी मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल का। उसके बाद में आपको पढ़ना है पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद में आपको इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसके अंदर आपको लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद आपको पढ़ना है y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उसके बाद में स्क्वायर रूट के अंदर जब आप फंक्शन को प्लस करते हैं और इन्फाइनाइट की सीरीज बनाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो इस तरह के कुछ फॉर्मेट्स इसके बने हुए हैं। इन फॉर्मेट्स के हिसाब से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। उसके बाद में आपके पास में आता है डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको जो स्टडी करना है वो क्या है? नंबर 1 रेट मेजर। रेट मेजर क्या होता है ये पता करना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इसका एक एप्लीकेशन जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपके सिलेबस में अगर ये है, जैसे अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं या फिर
महाराष्ट्र बोर्ड की एग्ज़ाम में है या फिर केरला बोर्ड की एग्ज़ाम में है, एमपी बोर्ड्स के अलावा अगर आप दूसरे बोर्ड को अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके सिलेबस में अगर ये दिया होगा तो आपको इसको स्टडी करना है। इसके बाद में आपके पास में आता है इंटीग्रेशन, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे फॉर्मेशन दिए हुए हैं फंक्शनों के, उन फंक्शनों के फॉर्मेट्स के हिसाब से आपको जो है इंटीग्रेशन रेडी करना है, मतलब बेसिक के बाद में आपको जो है ये काम करना है। तो इसमें क्या क्या आता है आपके पास में, एक तो बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका आ गया, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डायरेक्ट इंटीग्रेशन रूल हैं फार्मूलों के, उसमें आपको फंक्शन को कन्वर्ट करके फंक्शन कन्वर्ट देन इंटीग्रेट, ये आपको करना है। और इसके बाद में कुछ अलग अलग टाइप के सेपरेट फॉर्मेट बने हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन जैसे करना है dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स का, इस टाइप का फंक्शन है, आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन में a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी का, आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट बने हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अपने एक रूल हैं, उस रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये तो मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ, आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पता चलेगी। उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, जिसके अंदर आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करके कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पता करना है। और इसकी एक एप्लीकेशन आपको पढ़ना पड़ेगी, वो है एरिया अंडर द कर्व, एरिया फाइंड आउट करना। एरिया फाइंड आउट करने की इसकी एप्लीकेशन है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट टॉपिक आपके पास में बचता है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ सीधी भाषा में तो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंशियल और इंटीग्रल का, मतलब इसमें आपको डिफरेंशियल का कंसेप्ट भी लगेगा और साथ में इंटीग्रल का कंसेप्ट भी लगेगा। तो कॉम्बो समझ लो इसको आप, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डिफरेंशियल और इंटीग्रल का कॉम्बो ऑफर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलस का पूरा ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा, तब आप कैलकुलस जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी मेरी एक आपको एडवाइस है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें सबसे पहला उसका डेप्थ नॉलेज लें। अगर आप केवल ऊपर ऊपर केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से या जेई मेन की एग्ज़ाम निकालने के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम वो तो निकल जाएगी, लेकिन आगे जब आप फ्यूचर में और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इन सब चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो डेप्थ नॉलेज अभी से रहे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा डीपली पढ़ें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब आपको और चीज़ क्या ध्यान रखना है, आपको PYQ सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। इसके अलावा बेसिक आपको छोड़ना नहीं है, सबसे पहले NCERT की बुक सॉल्व करना है, उसके बाद प्रैक्टिस डेली करना है कैलकुलस कंसिस्टेंसी के लिए, फार्मूले हर हफ्ते आपको रिवाइज करना है ताकि आप भूलें ना, और मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग देन थ्योरी। ज़्यादा से एक बार आपके सारे फार्मूले क्लियर हो जाएं, सारे रूल क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करेंगे उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से अगर आप ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करते हैं तो कैलकुलस जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब मैं अपने चैनल पर 12 बोर्ड के अच्छे से प्रिपरेशन के लिए इन सभी टॉपिकों की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिन्हें आप देखते रहिएगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आप इसके वीडियोस जो है आराम से यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं और डीपली नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।